हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अपन ने बेसिक आइडिया लिया था एज पर लो कि जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होगा, बट एक ही डिफरेंस था कि सी जीएसटी बोलेगा इंट्रा स्टेट और आई जीएसटी बोलेगा इंटर स्टेट। बाकी हमें पता है जीएसटी जो भी आपका लेवी होगा, जीएसटी जो भी आपका चार्ज होगा वो सप्लाई के ऊपर लगेगा। इतना सबके दिमाग में आ गया था। जो फर्स्ट डे इतना याद रखना है कि जीएसटी जो आपका लगेगा किसके ऊपर लगेगा, सप्लाई के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट ये आता है क्या सप्लाई करने पर, मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज और मे बी बोथ। तो यदि अपन कोई भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों की यदि सप्लाई करते हैं तो आपका जीएसटी लगेगा। ये अपन ने बात कर ली है। मीन जो भी आपका जीएसटी है वो लेवी हमने पढ़ लिया था। यदि आपको याद हो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ओनली वन प्रोडक्ट। वैसे कनेक्टेड बोला जाए तो 1 और वैसे प्रॉपर्ली बोला जाए तो 2 हो गए। उनके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। इतना सबको समझ में आ गया था। चल किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी आपकी अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और जो भी आपका क्या था वो डीनेचर्ड ईएनए और रेक्टिफाइड स्पिरिट, यदि वो सप्लाई की जा रही है किसको, दारू बनाने वाले को, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बनाने के लिए यूज की जा रही है तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट है उनके ऊपर जीएसटी लगेगा अकॉर्डिंग टू 9(1) एंड 5(1). आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। 9(1) के अंदर आपको याद रखना था इंट्रा स्टेट और 5(1) के अंदर आपको याद रखना था इंटर स्टेट। और जीएसटी का जो रेट होगा वो होगा आपका 40% मैक्सिमम, और यदि सी जीएसटी में बोलोगे तो आधा हो जाएगा, दैट इज अ मैक्सिमम 20%। अपन आगे बढ़े उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेवी और चार्जेबिलिटी के रिगार्डिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं। सर आपने बोला दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, सर ये तो पता ही हमें अरविंद केजरीवाल की वजह से। अरविंद केजरीवाल का केस सबको पता ही था भैया। वो अरविंद केजरीवाल के पास दारू के रिलेटेड जो केस हुआ क्यों हुआ, क्योंकि दारू का पावर किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। प्रैक्टिकली यदि अपन देखें तो एक वर्ड बहुत ज्यादा आता है जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज आता है। बाकी भी आजकल कनेक्टेड हो गए तो लोगों को पता होगा, लेकिन एक तो पता ही होगा, पेट्रोल एंड डीजल। सर इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। जब हम गोवा जाते हैं तो हमें पेट्रोल का प्राइस डिफरेंट है, और हम जयपुर में है तो पेट्रोल का प्राइस अलग है, और यहां तो बहुत डिफरेंट स्टेट के बच्चे भी है। तो आप अपना कर्नाटक का देख लो, कोई एमपी का हो तो एमपी का देख लो, कोई हरियाणा का हो तो हरियाणा का देख लो, अपने अपने स्टेट का देख लो, वहां पे पेट्रोल का क्या रेट था और यहाँ पे क्या पेट्रोल का रेट है। पेट्रोल का प्राइस भी आपको अलग अलग दिखेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, अगेन लोकल टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। कोई स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है। चलिए 9(1) 5(1) में नहीं, ये 9(2) 5(2) में दिया हुआ है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 बाकी बात तो वही होगी कि सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा, वो तो बात सही है। लेकिन 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी जीएसटी लगता नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लेवी कर सकती है। कुछ बच्चों के दिमाग में फिर ये डाउट आएगा सर 1 + 5 एक साथ ही 6 लिख देते, अलग अलग क्यों किया, क्योंकि लैंग्वेज में डिफरेंस है। जब हमने 1 वाली बात की थी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, तो हमारा इंटेंशन ये था ना मतलब ना दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना, नहीं लगाना। लेकिन जब लॉ मेकर ने लॉ बनाया तो बोला 5 प्रोडक्ट के ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगा रहे, लेकिन कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का मानस बदल जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई करके क्या कर सकती है, इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगा सकती है। नोटिफिकेशन इजी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी, आपको वर्ड पढ़ा होगा ऑलरेडी, फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है, तो एक वर्ड आता है नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इजी होता है। लेकिन यदि लॉ में अमेंडमेंट करना हो तो लॉ में अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, और पार्लियामेंट के अंदर तो जूते चप्पले सब चलते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया, वो अप्रूवल नहीं आती। तो यहाँ पे 9(1) जब भी होगा दारू के ऊपर जीएसटी लगाना होगा तो बड़ा हंगामा बचेगा। लेकिन 5 प्रोडक्ट के ऊपर इतना हंगामा नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ ने 9 सबसेक्शन 2 और 5 सबसेक्शन 2 ने ऑलरेडी लॉ मेकर ने पहले पावर दे दिया, तुम्हारी जब भी मर्जी हो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके क्या करना, इनके ऊपर आप जीएसटी लगा सकते हो। लेकिन फिलहाल ये जो 5 प्रोडक्ट है इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता।
क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? सर कौन कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं? तो जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, जो भी आपका क्रूड ऑयल है, जो भी आपका डीजल है, डीजल सबको पता ही है, मोटर स्प्रिट, देयर इज अ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, एंड थर्ड वन लास्ट वन इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल। कितने प्रोडक्ट्स हो गए? 5। ये पांचों कनेक्टेड है, जिनको थोड़ा नॉलेज होगा उनको पता होगा। आपका क्रूड ऑयल हो गया, आपका क्या हो गया? डीजल पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जो 5 प्रोडक्ट है इनके ऊपर कभी भी जीएसटी लेवी मतलब चार्ज हो सकता है। किसके द्वारा? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर अभी जीएसटी लगता नहीं है। लॉ मेकर ने पावर दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर भी जीएसटी लेवी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। मतलब आपसे कोई बोला जाए जनरली तो आप ये बोलोगे 6 प्रोडक्ट के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। 1 + 5, एक एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और कनेक्टेड, और दूसरा ये 5 प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन आपका जो क्या है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है उसके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं है। इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है ओनली बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आगे कंटिन्यू करें, समझ में आ रहा है सबको? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नाउ वी कम टू द जीएसटी। जीएसटी हमें ऑलरेडी पता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल ऑन नंबर 1 इज सप्लाई, सेकेंड इज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। तो यहां पे 3 टर्म्स यूज हो रही है। कितनी टर्म्स यूज हो रही है? 3। नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 सर्विसेज, नंबर 3 इज सप्लाई। और मुझे लगता है कि जितना पढ़ने पड़ा उतना समझ में आ गया। जीएसटी जो भी आपका लगेगा वो सप्लाई के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा बेटा? सप्लाई के ऊपर। क्या सप्लाई करने पर लगेगा? गुड्स सर्विसेज और बोथ। तो यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो जीएसटी वुड बी चार्ज। ये चेक करना पड़ेगा कि इंटरस्टेट लगेगा, सॉरी आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी नेट जीएसटी लगेगा। वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि यदि इंटरस्टेट है तो सीजीएसटी नेट जीएसटी लगेगा, और यदि इंटरस्टेट है तो क्या लगेगा? आपका आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन्स? चलो अपन डेफिनेशंस पे जाते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? क्योंकि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द रीजन जब गुड्स होगा तभी ड्यूटी लगेगी। क्योंकि जीएसटी आपका लगेगा सप्लाई करने पर। क्या सप्लाई करने पर? गुड्स सर्विसेज और बोथ। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि गुड्स के अंदर क्या क्या कवर्ड होगा, क्या क्या कवर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेंचेस हो गई, कैमकोर्डर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, ये स्क्रीन हो गई, ये लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कपड़े, जूते, बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग भी गुड्स है? तो चलना पड़ेगा गुड्स की डेफिनेशन कि गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा। क्या मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूड होगी, क्या ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूड होगी, और मूवेबल में भी सारी मूवेबल इंक्लूड होगी या कुछ इंक्लूड नहीं होगी। तो वो हमें मिलेगा गुड्स की डेफिनेशन के अंदर। तो गुड्स अंडर सेक्शन 2 क्लोज 52। गुड्स मीन्स सेक्शन 2 क्लोज 52 ऑफ CGST एक्ट 2017। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। क्लियर दिया हुआ है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज कवर्ड नहीं। इसका मतलब जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या आती है? बिल्डिंग आती है, लैंड आती है। इमूवेबल में बिल्डिंग होगी या लैंड होगी? दोनों ही होगी। समझ में आ रहा है सबको? तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे लैंड हो, चाहे कोई प्लॉट हो, ये सब एक ही पार्ट है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अलावा जितने भी आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं जो मूवेबल है, क्या इंपॉर्टेंट है? तो एनी काइंड ऑफ, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या मानी जाएगी? गुड्स मानी जाएगी। क्लियर एवरीवन? ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, क्या बेटा? ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। चाहे वो आपका लैपटॉप हो, टीवी हो, मोबाइल हो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब मूवेबल कुछ दिखते हैं लेकिन गुड्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लाइक मनी। मनी समझ में आता है? तो मनी कभी भी गुड्स नहीं मानी जाएगी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी सिक्योरिटीज है, तो सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, यूनिट्स। यूनिट्स किस में होते हैं? आप डायरेक्टली कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको शेयर्स मिलते हैं, लेकिन अपन अनपढ़ गंवार है तो अपने को नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है, तो आजकल क्या होती है मार्केट में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है जिनका काम होता है कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। उनको क्या बोलते हैं पता है किसी को? म्यूचुअल फंड। कभी सुन रखा हो गलती से, और ये सब आपके नहीं सुन रखा तो ये सब आपके सेबी में आएगा। क्या आएगा? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती है, म्यूचुअल फंड के जो होते हैं उनको बोलते हैं यूनिट्स। तो यदि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी? यूनिट्स मिलेगी। और मैं कंपनी में यदि पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? शेयर्स। और यदि मैं डेब्ट के फॉर्म में पैसा लगा रहा हूं तो मिलेगा डिवेंचर्स या बॉन्ड। ये शायद सबको पता हो। तो जो भी सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो या बॉन्ड हो या यूनिट्स हो, ये भी गुड्स नहीं है। ओके, मतलब यदि आप मोबाइल या पेन या पेंसिल या रबर या स्केल या बैग यदि परचेज और सेल करते हो तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है। लेकिन आपको लगा सर आजकल ईवी बहुत बिक रहे हैं, सर बिक तो नहीं रहे, हम भी खरीदना चाह रहे हैं, ईवी से कॉस्ट खत्म हो जाती है। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लग रहा है कि आने वाले 6 सालों में, और जयपुर में भी रिसेंटली क्या देखने में आ रहा है बेटा? ईवी बस। ठीक है, अभी तो रिसेंटली प्रॉब्लम्स भी आएगी, प्रॉब्लम भी आ गई, लेकिन विजन है 5 साल के लिए किसी का विजन है तो सर कम से कम 150, 200, 300 बसें तो जयपुर में दिखेगी, 1000 बसें दिखेगी, और इतनी बसें दिखेगी तो किसकी रेवेन्यू बढ़ेगी? कंपनीज की। तो कंपनी में लगा दो पैसा, तो आपने लगा दिया पैसा। तो यदि आप टाटा मोटर के अंदर या फॉर एग्जांपल जो भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एंगेज है, महिंद्रा या अशोक लीलैंड वॉटेवर, तो यदि आपने उनका कंपनी का शेयर खरीदा, 3 साल बाद 3 गुना हुआ और फिर बेच दिया, आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्लियरली दिया हुआ है, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, सिक्योरिटीज भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, लेकिन क्लियरली मना किया। हमने जनरली बोला कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज दिखती है इमूवेबल को छोड़ के, तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है सब गुड्स है। याद क्या रखना है? मूवेबल प्रॉपर्टीज के नाम याद नहीं रखने, क्योंकि भैया आप यदि मार्केट में जाके देखोगे कितने टाइप के गुड्स आते हैं। तो लॉ मेकर ने क्या किया, ये नहीं बताया कि कौन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी, बोला सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स है। आप तो ये याद कर लो कि क्या इंक्लूड है, नहीं क्या इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है? मनी, सिक्योरिटीज। तो मनी और सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगता है? या तो गुड्स या सर्विसेज। समझ में आ गई बात? बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा जब ये रोल आएगा इसका। अभी तो अपन ओनली याद कर लेते हैं कि इंक्लूड किया गया है। क्या इंक्लूड किया गया है? जो भी आपके एक्शनेबल क्लेम्स है, लाइक अनसिक्योर्ड डेब्ट, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ये एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर। तो एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर क्या आएगा? जो भी आपका अनसिक्योर्ड डेब्ट है, मतलब जो भी आपका राइट है रिकवर करने का लोन को, जो भी आपके प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब जो भी आपका चेक है, जो भी आपका लॉटरी हुआ, बैटिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, ये सब क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है। बाद में क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 2 बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं। लेकिन जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया। क्या पढ़ रहे बेटा अपन? गुड्स, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है जीएसटी। तो जीएसटी लगेगा जब गुड्स या सर्विसेज होंगे। तो गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। क्या इंक्लूड होगा? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है सब गुड्स से। याद रखना है कि क्या इंक्लूड नहीं है? मनी और सिक्योरिटीज, लेकिन इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? एक्शनेबल क्लेम्स। यहां पे समझ में आ गया सबको? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट अपन एग्जांपल से लेंगे, उसके बाद लैंग्वेज रीड करेंगे। ये क्या है बेटा, ये तो थोड़े फेमस कर दिया था किसी ने, कोई था ना ऐसे वाला, शाहरुख खान। वो कौन सी मूवी थी, वो तुम्हारे पैदा होने से पहले आई होगी, लेकिन पता है फिर भी लोगों को। देखो इतना तो पढ़ाई भी याद नहीं होती बच्चों को, लेकिन पैदा होने से पहले की मूवी नहीं शायद, जब पैदा नहीं हुए उससे पहले की मूवी याद है। चलो मजाक करता है, तो कम बैक टू द पॉइंट। ये क्या, ये फेमस उसी मूवी में किया था। ये एक्चुअली सरसों है। क्या ये मस्टर्ड, यदि किसी को नॉलेज होगा, मस्टर्ड मतलब सरसों। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब जो फॉर एग्जांपल कंपनीज है जो सरसों का तेल बनाकर बेचती है, जिनका काम है तेल लो तेल लो तेल 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 250 का तेल, तो अब सिंपल सी बात है, जो सरसों का तेल बेचती है वो सरसों परचेज करेगी। और सरसों यदि आप डीलर से खरीदोगे तो क्या पड़ेगा, सस्ता है महंगा, महंगा। तो आप किनसे खरीदो, डायरेक्टली फार्मर से। किससे खरीदो, फार्मर से। क्या होगा, कंपेटिवली सस्ता होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक पर्सन की चेन कम हुई तो ऑब्वियसली मार्जिन कम हो गया ना एक पर्सन का। प्रैक्टिकल बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है जो सरसों की खेती करता है, मतलब सरसों का तेल बनाकर बेचता है। तो उसने क्या किया, फार्मर के पास गया, भैया सरसों दे दो। क्या दे दो, अभी तो कटे नहीं है ना, ना 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 ना, ऑब्वियसली काट के दोगे, हम तो ये पूरा लमसम ले लेते हैं ना, जमीन नहीं। क्या ले रहे, जमीन का क्या करेंगे हम, क्या बेटा, जमीन नहीं, ये जो भी आपकी सरसों हो रही है ना, अंदाजन हम 2 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। तो आपने क्या खरीदा, आपने जमीन खरीदी ना, ना जमीन का क्या करेंगे, आपने क्या खरीदा, ओनली सरसों खरीदी। क्या ये गुड्स है, आंसर इज हियर। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक और एग्जांपल देता हूं। ये क्या है बेटा, व्हीट, गेहूं। फॉर एग्जांपल वो जो पर्सन खरीदने के लिए गया था वो क्या था, सरसों का तेल वाला था। अब कोई आशीर्वाद वाले नहीं गए, मैं गया। मैं कौन, चिन्मय। मैं गया और मैंने बोला कि भैया ये 2 बीघा जमीन मेरे को दे दो। बोला गेहूं का क्या होगा, ऑब्वियसली जमीन में ले रहा हूं भैया। क्या ले रहा हूं, ये 15,000 के गेहूं भी तो रखे भैया, 20 लाख की जमीन खरीद रहा हो, तुम गेहूं की बातें कर रहे हो। ऑब्वियसली गेहूं भी मेरी। क्या कहना चाह रहा हूं, जो मतलब विलेजेस में रहते होंगे उनको पता होगा भैया इनका क्या वैल्यू होता है, 15-20 हजार का होता है। भैया मैं कितने की जमीन खरीदूंगा, 10 लाख रुपए बीघा, 20 लाख रुपए के अंदर आपकी 2 बीघा जमीन खरीद रहा हूं, ये मेरे को दे दो। ऑब्वियसली गेहूं भी मेरे हो गए। ये ए मोरल प्रॉपर्टी है या मोरल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स एक ही नहीं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, अभी सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल खत्म हो गया, सेकंड वाला एग्जांपल में बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, इन्वॉल्व होना। मैं चिन्मय जैन मार्केट गया, किसी फार्मर को बोला भैया 2 बीघा जमीन आपसे खरीद रहा हूं। उसने बोला गेहूं का क्या हो, ऑब्वियसली 4 महीने बाद गेहूं कटेंगे, मेरे ही होंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ब्रोकर ही बोलेगा भैया दे 15,000 के गेहूं आएंगे, वो भी क्या पता बारिश आई कि नहीं आई। जो भी फार्मर होंगे उनको पता, भैया इनका कुछ नहीं पता होता, फार्मर की लाइफ बड़ी अनसर्टेन है। क्योंकि मेरी बहुत सारी एग्रीकल्चर जमीन है तो मुझे पता है भैया, पहले बोलते वाह इसका बहुत अच्छा आएगा, और लास्ट में 4 दिन लगातार बारिश हुई, चौपट। या तो बारिश ही नहीं आती, और बारिश आती तो ज्यादा आती, हो ज्यादा आती तो खराब, कम आए तो खराब, वरना कोई जानवर लग जाए तो खराब, ये हो जाए तो खराब, भैया हर तरीके से खराब होता है, दिमाग नहीं लगाता। क्या खरीद रहा हूं, 2 बीघा जमीन खरीद रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो गेहूं है, जो भी तार बनती है, सब मेरी हो गई। तो मैंने क्या खरीदा, जमीन। और जमीन खरीदी, जो जमीन के साथ तो सारी चीजें मेरी आएगी ना भैया। तो ये मूवेबल है या इमूवेबल है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स नहीं माना चाहिए। तुम लोगों को दोनों डिफरेंस समझ में आया? एक्चुअली दिखता दोनों एक जैसा ही है, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया है, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाले केस के अंदर मैंने बोला कि वो बंदा ओनली जमीन नहीं ले रहा है, बंदा बोले जमीन तो हमें चाहिए ही नहीं, हम तो क्या ले रहे हैं,
आपकी सरसों जमीन से लगी हुई है, लेकिन आपके साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो ओनली सरसों का कर रहे हैं, जमीन का नहीं कर रहे, तो ये गुड्स माना जाएगा। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। जो मैंने एग्जांपल दिया उनको माइंड में रखो, अब लैंग्वेज पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा क्या दिया हुआ है। बट इंक्लूडिंग पॉइंट नंबर 2, एवरीवन ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसलें, लाइक गेहूं, बाजरा, मक्का, शायद सबको पता होगा। तो ये जो भी आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास एंड थिंग्स अटेन टू फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ये वाला, जो आपकी फसल है सरसों की, मस्टर्ड की, दैट इज अटैच्ड विद द लैंड। लेकिन आपने क्या एग्रीमेंट किया है, इसको आप सेवर्ड मतलब सेपरेट करके दोगे बिफोर द सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड एग्रीड टू बी सेवर्ड, सेवर्ड मींस सेपरेटेड, सेग्रीगेटेड बिफोर द सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? देखो समझो मेरी बात ध्यान से, यदि आपके सामने मस्टर्ड, सरसों अलग से पड़ी है, वो तो गुड्स दिखता ही है, लेकिन क्या यदि कोई क्रॉप से जो लैंड से अटैच्ड है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? यदि कोई भी क्रॉप्स या कोई भी ग्रास या कोई भी थिंग दैट इज अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, that is severed means separated before the supply या at the time of supply, means supply के टाइम या सप्लाई से पहले ही एग्रीमेंट हो गया है कि भैया ये जो भी आपकी क्रॉप्स है, ये जो भी चीजें उसको आप अलग करके दोगे, तो क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। सेक्शन 2 क्लोज 52, गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज बट नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड करता है, एक्शनेबल क्लेम्स एंड ग्रोइंग थिंग्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स, और जो भी ग्रास अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड सीवर्ड बिफोर द सप्लाई या एट द टाइम ऑफ। आगे कंटिन्यू करें। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट। ये तो आपको समझ में आ ही गया, और ये तो वैसे ही आपको समझ में आ रहा है, तो बंजर जमीन है, क्या ये लैंड, लैंड क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो गुड्स है ही नहीं, सही तो पता ही है। नाउ वी कम टू द सर्विस। सर्विस की डेफिनेशन हमने थोड़ी सी वाइडर बना दी। सर्विस की डेफिनेशन हमने थोड़ी वाइडर बना दी। हमने गुड्स के अंदर बोला कि एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, लेकिन सर्विस इज ओपन। गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि जो भी गुड्स नहीं हो उन सबको सर्विस के अंदर ले लो, जो भी गुड्स नहीं हो वो सब सर्विसेज। फिर मार्केट में दो ही चीजें होती है, गुड्स होगा या सर्विसेज होगा। तो यदि वो गुड्स के अंदर कवर नहीं हो पा रहा है तो वो किसके अंदर कवर करना है आपको, सर्विसेज के अंदर। तो इन्होंने कैसे बोला, सर्विस मींस एनीथिंग, जो भी आप करके देते हो वो सब सर्विसेज। ओपन डेफिनेशन, सर्विसेज मींस एनीथिंग, जो भी है वो सब सर्विसेज। एक्सक्लूडिंग, क्या क्या सर्विसेज नहीं है, जो गुड्स है वो गुड्स है। तो पहले तो हम क्लियर करेंगे, आपने ओपनली बोला, क्या ओपनली बोला, जो भी ओ सब सर्विसेज है, तो इसे क्लियरली बोलना पड़ेगा गुड्स सर्विसेज नहीं है, क्योंकि गुड्स गुड्स। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, गुड्स सर्विसेज नहीं है। मनी और सिक्योरिटीज ना ही गुड्स है और ना ही सर्विसेज, मनी भी और सिक्योरिटीज भी। कोई कंफ्यूजन यहां तक? आई रिपीट, ये बहुत ओपनली इन्होंने बोला है, सर्विसेज मीन एनीथिंग, जो भी आप करके देते हो वो सब आपका सर्विसेज माना जाएगा। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद नहीं करना कि सर्विस के अंदर क्या इंक्लूड है, आपको ये याद रखना है कि सर्विस के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है, नंबर 1 गुड्स, क्योंकि गुड्स गुड्स है। फिर बोला मनी और सिक्योरिटीज ना ही गुड्स के अंदर कवर्ड है और ना ही
सर्विसेज के अंदर कवर्ड है, मतलब इनके ऊपर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही मनी के ऊपर और ना ही सिक्योरिटीज के ऊपर। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? ये जो मनी और सिक्योरिटीज है इनके रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसे बट इंक्लूडिंग। तो बट इंक्लूडिंग का जो पहला पॉइंट है वो किसके रिगार्डिंग है? दैट इज रिगार्डिंग विथ मनी। हमने नॉर्मली बोला मनी 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 मनी, ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है। प्योरली जो मनी है, प्योरली जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, प्योरली जो मनी ट्रांजैक्शन है, वो कभी भी क्या गुड्स भी नहीं माना जाएगा, सर्विसेज भी नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि मनी को आप कन्वर्ट करते हो, मनी का कन्वर्जन देखा है कभी? यदि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए, कितने बेटा? आपके पास 100 रुपीज एंड यू नीड 10 रुपीज के 10 कॉइन्स। तब हम पूछ रहे भैया कितना 10 रुपए के 10 कॉइन है क्या? कुछ बच्चे बोले ए तो सही दूंगे, देखियो ठीक है, या तो मेरा रिलेशन है तो दे देते हैं सारे, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि मैं अननोन होता, आपने पान वाले से कभी बोला होगा भैया खुले देना 500 के, नहीं है नहीं है नहीं है, और आप देख रहे पड़े तो है नहीं है, 10 रुपए रख लेना, कितने के चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो मिलना चाहिए ना, क्या क्या चाह रहा हूं। तो यदि आपने 100 रुपए दिए और सामने वाले ने आपको क्या किए, 5-5 रुपए की आपको 95 कॉइन दे दिए, 95 रुपीज बना के दे दिए और 5 रुपीज कमीशन रख लिया, कहीं बिना कमीशन के तो काम ही नहीं होता, तो क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। तो यदि नॉर्मली जो प्योरली मनी ट्रांजैक्शन है, बात समझना, ओनली जो मनी की जो प्योर एक्टिविटी है वो कभी भी सप्लाई नहीं है, लेकिन जो मनी का कन्वर्जन होता है फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी। हमारे इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, पाउंड या डॉलर? ये तो ऐसे बोल दिया मैंने, ऑब्वियसली इंडिया में क्या चलता है, रुपीज। लेकिन आपको कहां जाने का है, मॉरिशस घूमने के जाने का है, तो क्या चाहिए होगा आपको, मॉरिशस रुपीज। यदि आपको यूएस में जाने का है तो यूएस डॉलर, और यदि यूके में जाने का है तो पाउंड। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और यदि चाइना जाने का है तो चाइनीज युआन। तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसीज है, तो आपको क्या करना होता है, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो मनी का कन्वर्जन है, जिसके लिए बैंक वाले क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कमीशन चार्ज करते हैं, वो भी क्या माना जाएगा, सर्विसेज माना जाएगा। वापस से रिपीट करता हूं, नॉर्मली लॉ मेकर ने क्लियरली बोला कि जो मनी है वो सर्विसेज नहीं है, बट इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड करता है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन बाय केस बाय एनी अदर मोड, मीन्स फ्रॉम द वन फॉर्म, फ्रॉम द वन करेंसी, फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन। और डिनोमिनेशन के अंदर रहेगा 500 का नोट, 1000 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट। तो फ्रॉम द वन मोड, फ्रॉम द वन फॉर्म, फ्रॉम द वन करेंसी, फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म, अनदर करेंसी या अनदर डिनोमिनेशन फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, ये क्या माना जाएगा, सर्विसेज माना जाएगा। नहीं आया समझ में बेटा? अपने को जल्दी नहीं है, इन्होंने जनरली बोला कि सर्विसेज के अंदर मनी इंक्लूड नहीं होगा, सर्विसेज के अंदर जो प्योरली जो मनी है ना वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जो मनी का यूज होता है, तो यदि मनी के यूज के रिगार्डिंग क्या मनी का यूज कर लो, या फॉर एग्जांपल जो कन्वर्जन होता है मनी का फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी, फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, ये सब सर्विसेज माना जाएगा, जीएसटी चार्ज होगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है सबको? आगे फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, मिस्टर बी के बाद फॉर एग्जाम्पल 2000 के नोट है, जो अब चलते नहीं है मुझे पता है, तो ठीक है जब चलते हैं तब की बात कर लो। तो मिस्टर बी ने
मिस्टर ए को 2000 के नोट दिए और मिस्टर ए ने उसके बदले 1990 कॉइन्स ऑफ द ₹1 दिए। कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, सर 10 रुपीज कहां गया? कमीशन, सेपरेट कंसिडरेशन, तो ये क्या माना जाएगा? सर्विसेज माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बच्चे से पूछा, मेरा तुम्हारे पास 200 500 के खुलने हैं क्या? तो बच्चे ने क्या किया, 500 लिए और मुझे 100 के 5 कॉइन दे दिया, 5 नोट दे दिए। क्या ये सर्विसेज है? नहीं, क्योंकि बच्चे ने कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया। मेरे से भी कमीशन लूंगी बेटा, ठीक है। एक बच्चा बोला हाँ, क्या कह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि कोई सेपरेट कंसिडरेशन, यदि कोई कमीशन बाजी नहीं है, कोई सेपरेट चार्ज नहीं, तब सर्विस नहीं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत लोग लेते, बहुत लोग बोलते हैं भैया, जिस होता है मेज के अंदर वो 10 के नोट फेमस है, शादी भी आओ उनमें तो आपको 10 रुपए के नोट चाहिए होते हैं, 20 रुपए के नोट चाहिए होते हैं, और जिसका अपना स्टैंडर्ड होता है 100 200 वॉटेवर, जो भी अपने हिसाब से देख लेना। तो बहुत बार कुछ लोगों से बोलते भैया 10-10 रुपए की गद्दी देना, सामने वाला बोलता भैया कुछ तो दे देना, मैं करवा दूंगा जितना चाहिए। वो सर्विसेज माना जाएगा, वो सर्विसेज माना जाएगा यदि कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज है। अदरवाइज जो भी आपका कन्वर्जन है फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए सर्विसेज, अदरवाइज नॉट। सेपरेट कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गई बात? अपन कहां पे थे बेटा? सर्विस के अंदर नॉर्मली मनी इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जो कन्वर्जन होता है मनी का फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम द वन करेंसी टू अनदर करेंसी, फ्रॉम द वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज सर्विसेज माना जाएगा। नॉर्मली जो आपकी सिक्योरिटीज है, मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी, थोड़ी कहानी भी सुना दी थी, वापस से सुनाऊंगा। ईवी की याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाटा मोटर्स। तो यदि आप टाटा मोटर के शेयर को यदि खरीदते और बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगता। ये सेबी में आएगा, भी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे खरीदोगे? गली में कोई बंदा खड़ा होगा, ले लो टाटा मोटर 2 रुपया 2 रुपया। मंडी से चलती है क्या इसकी? सब्जी मंडी से, सब्जी मंडी में जाके भिंडी खरीदते हो। सर जो भी शेयर्स या जो भी आपको सिक्योरिटीज बाय करनी है, आपको पता है देयर इज ए प्रॉपर मार्केट दैट इज कंट्रोल्ड विद द एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप बाय और सेल कर सकते हो, डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग अलाउड नहीं है। मतलब जो बंदा सेल और बाय कर रहा है वो सर्विसेज नहीं है, लेकिन जो पर्सन आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। तुम्हें से कितने बच्चे ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स के अंदर? कुछ बच्चे करते हैं, इसलिए मैं पूछ लेता हूं। बहुत बार बच्चे बेचे जो मिलते हैं मुझे, तुम्हारे वाले बैच में कोई नहीं है, कुछ भी, बात एक ही है। जिन्हें शेयर से पैसा लगा रखा है, कहां पे लगा रखा है, किसके कैसे लगाया? मोतीलाल ओसवाल, दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। ये जो फॉर एग्जांपल आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, आपने नाम सुन रखा होगा, ग्रो का, काइट का, आपने पेटीएम मनी भी सुन रखा होगा, याद आ रहा होगा, एंजल वन का भी नाम सुन रखा होगा। ये सब प्लेटफॉर्म्स है। ये तुम्हारे दिमाग में भी आया, जैसे मैंने अभी बोला टाटा मोटर्स, हो सकता है बेटा करना नहीं, एग्जांपल है, तो इसने भी बोला पापा मैं टाटा मोटर के 1000 शेयर्स खरीद लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर में 5 साल में, कल का पता नहीं, लेकिन 5 साल में मेरे को भी दिखता है कि ईवी तो बिकेगा भैया। अभी किसका बिकेगा ये जुआ है, कि अशोक लीलैंड ज्यादा बेचेगा या टाटा मोटर बेचेगा, ये आपका जुआ है। लेकिन ये तो पता है कि ईवी की सेल्स धीरे धीरे होने वाली है। पैसेंजर व्हीकल्स भी आपने धीरे धीरे ईवीज के बहुत देखने लगे होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स में भी धीरे धीरे खरीदे होंगे, और जो खरीद रहे वो सब बोले मजा आ गया भैया। क्या कहना चाह, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वापस से, तो तुम यदि टाटा मोटर के शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, तुम्हारे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल है, जो एंजल वन है, जो पेटीएम मनी है, जो ग्रो है, जो काइट है, ये लोग आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो, चाहे शॉर्ट टर्म में खरीदो चाहे लॉन्ग टर्म में करो। लेकिन वो एक अलग बात है, तो ये आपको इमीडिएटली बेचना है या 10 दिन बाद बेचना है या 2 साल बाद बेचना है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन आपको खरीदना किसके थ्रू पड़ेगा? मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी, ग्रो, जिरोदा, काइट, ये जो भी आपकी फॉर एग्जांपल ऐप से, इनके थ्रू आपको बाय करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यही दिया हुआ है। सर्विसेज इंक्लूड, ध्यान से पढ़ना, ये किसके लिए दिया हुआ है?
सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है, सुना बात, सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है, लेकिन इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। डिफरेंस समझ में आया बेटा? सिक्योरिटीज को जो बाय और सेल करोगे, जो ट्रेडिंग करोगे, वो सर्विसेज नहीं है, खरीदना और बेचना सर्विसेज नहीं है, लेकिन जो पर्सन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो पर्सन अरेंजमेंट कर रहा है, वो सर्विसेज है, चाहे वो सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो। क्या डिफरेंस क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई सिक्योरिटीज बाय और सेल करते हो, कभी भी जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जो पर्सन सिक्योरिटीज को बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, अरेंज कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, पेटीएम मनी हो गया, जीरोधा, काइट, ये जो भी आपका एंजल वन, ये सब क्या है? ये सब सर्विस प्रोवाइडर हुआ, इनको जीएसटी पे करना पड़ता है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? यस, नो डाउट, नो कंफ्यूजन्स। हाँ बेटा बोलो। यूज ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि यदि आप सामने वाले को यदि कोई मनी यूज करने के लिए देते हो, तो ये पॉइंट आता है कि आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन जनरली जो बैंक वाले आपको लोन देते हैं, यूज ऑफ मनी, मनी यूज करने के लिए दिया, किसके लिए? कार परचेज करने के लिए, मकान खरीदने के लिए, तो आपको पता होगा डॉक्यूमेंटेशन फीस लगती है, वो सब क्या माना जाएगा? यूज ऑफ मनी के रिगार्डिंग आपका क्या माना जाएगा? सर्विसेज माना जाएगा। तो मींस चाहे यूज ऑफ मनी हो चाहे कन्वर्जन हो, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज की जा रही है, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, सर्विसेज माना जाएगा। अपना जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा पर नहीं बोलते, अपना मेन मुद्दा गुड्स नहीं है, अपना मेन मुद्दा सर्विसेज नहीं है बेटा, अपना मेन मुद्दा क्या है? जीएसटी। क्या पढ़ना अपने को? क्या पढ़ना अपने को? जीएसटी। जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ये तो हमें समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो गुड्स और सर्विसेज क्या करने पर? तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो नाउ वी कम टू सप्लाई। लेकिन उससे पहले किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग विद गुड्स और सर्विसेज पूछ सकता है। गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है किसी को भी इन द क्लास? एनीवन? कंफर्म्ड? नाउ वी कम टू द सप्लाई। सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। वेरी इंटरेस्टिंग। लॉ मेकर ने सप्लाई को डिफाइन ही नहीं किया। सुनना बाद में क्या वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान देना। लॉ मेकर ने सप्लाई को डिफाइन नहीं किया, लॉ मेकर ने सप्लाई का स्कोप बताया। डेफिनेशन में और स्कोप में डिफरेंस होता है। डेफिनेशन का मतलब प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ये सप्लाई माना जाएगा। इन्होंने बोला कि सप्लाई क्या माना जाएगा, वो प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं करते, हम आपको ये बता देंगे कि ये सप्लाई के अंदर आप इंक्लूड कर सकते। तो यहां पे इन्होंने कवरेज के फॉर्म में बताया कि सप्लाई के अंदर क्या क्या कवर्ड होगा। और सर सप्लाई की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा। ओनली गुड्स और सर्विसेज से भी काम नहीं चलेगा, गुड्स और सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए तभी जीएसटी लगेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 की सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। कितने पॉइंट याद रखने अपने को? 4 पॉइंट याद रखने। कितने पॉइंट याद रखने? 4। ए, डबल ए, बी और सी। माना कि चारों पॉइंट आज नहीं हो पाएंगे, जब होंगे तब होंगे। एक पॉइंट तो अपन आज याद कर लेते हैं। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? कितने पॉइंट? 4। ए, डबल ए, बी और सी। तो अपन स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड पॉइंट नंबर ए all form of। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैंने क्यों बोला था कि सप्लाई को डिफाइन नहीं किया। आपने कभी जिंदगी में ऐसे डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी जिसको डिफाइन कर रहे वही वर्ड यूज आ रहा है।
समझ में आई बात? मैंने पहले ही बोला डेफिनेशन नहीं है, ये क्लेरिफिकेशन है कि क्या क्या सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो लो मेकर बोलता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। पॉइंट नंबर ए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज सच एज। किसी को ग्रामर आती है तुम्हें से? सच एज का मतलब क्या होता है? जैसे कि, यदि जिनको हिंदी आती हो तो जैसे कि, और जिसको इंग्लिश आती हो फॉर एग्जाम्पल। ओ, तो यहां पे जितने भी पॉइंट कवर्ड है वो 100% नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। सप्लाई बहुत वाइडर है। इट मींस हम कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझा देते हैं कि ये सप्लाई हो सकता है। तो ये क्या लो मेकर बोलते हैं? लो मेकर बोलते हैं कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल। क्या क्या एग्जाम्पल है? 8 एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल दिए इन्होंने? 8 पॉइंट दिए। इसके अलावा कुछ और भी कवर हो सकता है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सच एज कभी भी 100% नहीं होता। सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहला पॉइंट मींस आप बताओ कि सप्लाई के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे इजी सेल। यदि आप कोई भी माल यदि आप बेचते हो, यदि आपने कुछ भी सेल किया, या ट्रांसफर या बार्टर या एक्सचेंज। सेल समझाने का नहीं है, सबको पता है बेचना क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है ये भी समझ में आता है। यहां पे 2 टर्म और यूज की जा रही है, बार्टर एंड एक्सचेंज। कुछ बच्चों को लगता है कि दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो बार्टर और एक्सचेंज में क्या अंतर है? रेजाइंस। जिनको ये पता हो बार्टर और एक्सचेंज में क्या अंतर है, पता है क्या? तो आज आप प्रैक्टिकली यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बार्टर कब यूज करते हो, एक्सचेंज कब यूज करते हो। आपने टर्म यूज की होगी कभी, तो सोचो आपने कब बार्टर बोला और कब आपने एक्सचेंज बोला। कोई ट्राई करेगा? ट्राई करो, गलती तो होगा, क्या इफेक्ट पड़ता है? एग्जाम में लप्पे मारोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी आपको बेसिक फंडामेंटली बता रहा हूं। मैं हमेशा किस तरीके से पढ़ता हूं? लप्पा। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट को लप्पा आना चाहिए। मैं सीए बना, मैं सीएस बना सिर्फ लप्पे से। और जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया होगा, जिन्होंने दिया है ना सर, पता नहीं क्या लिख के आए, सारे पेपर में नहीं। बात सुन लो मेरी, बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊं। मैं आपको बोला ना, मैं आपको सिखाता हूं। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं। तो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता है सर पता नहीं क्या लिखा, 3-4 क्वेश्चन में जो मन में आया लिख दिया। भैया यही तो गलती होती है ना आपसे। आप एग्जाम में लप्पा मारते हो, अभी से लप्पा मारना स्टार्ट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैंने अभी से लप्पा मारना स्टार्ट कर दिया तो एग्जाम में ऐसे ऐसे लप्पे मारूंगा ना, मजा आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि लप्पा मारना पड़ेगा। और जो काम आप पहली बार करते हो गलती होने की चांसेस है। आप पहली बार झूठ बोलोगे, नहीं बोल पाओगे, लेकिन तुम में से कोई झूठा होगा बहुत बड़ा। तो ऐसे बोलते किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि रोज बोलते ना। और कोई एक बार बोलता है, खुद को भी डाउट हो जाता है क्या करूंगा। तो कोई भी काम जिंदगी में एक बार मत, तो इसे लप्पा मारने की आदत डालो। क्लास में डरो मत, जो मन में आए बोलो। गलती तो होगा, क्या पे पड़ता है? एग्जाम में गलती करने से तो बेटर है ना। हाँ बेटा, कोई ट्राई करेगा? हाँ बेटा बोल। 100% मनी यूज होती है। तो ऐसा और ट्राई करो। तुम्हारे घर में पुराना रेफ्रिजरेटर है, तो मार्केट में आप क्या करते हो? पुराना रेफ्रिजरेटर देते हो। आप पुराना रेफ्रिजरेटर लेके नया रेफ्रिजरेटर लिखते भी, एक्सचेंज ऑफर अलाउड है। तो एक्सचेंज ऑफर का मतलब आप पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल ले लो, 15,000 दे दो। मनी भी इन्वॉल्व है, गुड्स भी इन्वॉल्व है। और बार्टर के अंदर 100% गुड्स होता है, लाइक जो पहले जमाने में ज्यादा हुआ करता था। तुम्हारी क्या खेती हुई है? गेहूं की। मेरी क्या हुई है? चावल की। तो मैं सिर्फ गेहूं खाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। तुम सिर्फ चावल खाओ, अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते, तुम गेहूं ले लो, मैं चावल ले लेता हूं। तुम भी गेहूं और चावल दोनों खाओ, मैं भी गेहूं और चावल खाओ। ये आपने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट डे पढ़ा होगा। बार्टर, ओरिजिनल कंसेप्ट बार्टर का ही था। फिर धीरे धीरे मनी इन्वॉल्व हुई।
तो बार्टर के अंदर कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं होती, ये बिल्कुल सही बताया। बार्टर के अंदर क्या होता है, दोनों गुड्स होते हैं, दोनों सर्विसेज होती है, मतलब गुड्स या सर्विसेज होती है, मनी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एक्सचेंज के अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया, लाइक पुराना मोबाइल, जनरली लोग करते भी है, पापा भी करने वाले हैं, कार बदलने वाले हैं, आपकी पुरानी जो भी कार है वो देने वाले हो, पुरानी कार देके आप ईवी कार खरीदने वाले हो। एक्सचेंज तो बोलते हो कि आपकी उन्होंने क्या किया, 4 लाख में पुरानी कार ले ली और फिर आपने नई कार परचेज कर ली और 6 लाख रुपए का पेमेंट दे दिया। क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्सचेंज। हाँ बोलो बेटा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसका आंसर भी दूंगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो दूसरा पार्ट है। अब यहां पे अभी क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई। शायद तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग वैल्यू है, कि कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा, वो बात की बात है। क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, लेकिन आज मुहूर्त निकलेगा उसका। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सचेंज किया तो जीएसटी कौन सी वैल्यू पे लगेगा, मैंने 6 लाख पे किया या 10 लाख रुपए, तो वो अपन बाद में बात करेंगे, वो किसका पार्ट है, वैल्यू का पार्ट है। अभी हमें फिलहाल क्या पढ़ना है कि सप्लाई एक ही नहीं, सप्लाई तो है, अब जीएसटी लगेगा वैल्यू के ऊपर, तो वैल्यू वाले चैप्टर में आ जाएगा, वो भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट इट। तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा एग्जांपल के साथ, लेकिन अभी नहीं, जब आएगा तब। लेकिन फिलहाल जो मुझे बताना था वो समझ में आ गया। क्या बताना था, एक्सचेंज भी सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ गई बात। कभी कभी कुछ ऐसे भी करते हैं कि पुराना लैपटॉप दे दिया, नया लैपटॉप ले लिया, सामने वाले ने लैपटॉप ले लिया 2000 का और आपने 15,000 रुपए और दिए और आपने नया लैपटॉप परचेज कर लिया। ऐसा करते नहीं करते। एनी फॉर्म ऑफ सप्लाईज लाइक सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। और क्या क्या सप्लाईज माना जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस, जैसे आपको पता होगा टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती है, तो उनमें गवर्नमेंट क्या करती है, आपको टेलीकम्युनिकेशन के लिए लाइसेंस देती है। बहुत बार सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कंपनी से। तो ये जो भी लाइसेंस हुआ, रेंटल हुआ, लीज हुआ। सर रेंटल और लीज में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सही बताया। रेंट 12 महीने से कम का पीरियड होता है तो आप रेंट यूज करते हो, और यदि 12 महीने से ज्यादा का यदि पीरियड हुआ तो यूज द वर्ड लीज, जिसका प्रॉपर्ली आपको लीज डीड करानी पड़ती है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। और यदि 11-12 महीने का 11-12 महीने से कम हो तो आप रेंटल बोलते हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, सिंपल स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज अ डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल है बेटा, ऐसा नहीं है वो पीछे वाला जो एसी ना पुराना हो गया, नहीं है पुराना, बहुत अच्छा है, चलो यार बेच देते हैं, ये भी अपना वोल्टास का है, वो भी वोल्टास का खरीद लेते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ना एक्सचेंज नहीं किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, कबाड़ी वाले को दे दिया, 3,000 रुपए दे दिए, कबाड़ी वाला लेके जाएगा एसी। तो एसी वाली कंपनी कभी एक्सचेंज नहीं करती, आपको पता होगा, जनरली नहीं करती हो तो मुझे पता नहीं, ज्यादा मैंने कभी किया नहीं। तो जनरली जो कबाड़ी वाले होते हैं तो उनको ही दे देते, इसको बोलते हैं डिस्पोजल। आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पढ़े बहुत सारे, मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिए, तो कितने आइटम हो गए, 8। कौन कौन से, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। डिस्पोज ऑफ कर देना। और डिस्पोजल जनरली यूज किया जाता है पुराने प्रोडक्ट्स के लिए। यदि जिस प्रोडक्ट के आप डीलर हो तो आप बोलते हो सेल या ट्रांसफर। जिन प्रोडक्ट में आप डील नहीं करते, चिन्मय ट्यूटोरियल्स है, चिन्मय ट्यूटोरियल्स का काम क्या है, सर्विसेज देना। तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, मैंने ए से डिस्पोज ऑफ कर दिया, मैं क्या यूज करूंगा, फर्नीचर डिस्पोज ऑफ कर दिया, मैं क्या यूज करूंगा, कंप्यूटर डिस्पोज ऑफ कर दिया। फॉर ए कंसिडरेशन मेड और एग्रीड टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यदि बिजनेस करते टाइम, व्यापार करते टाइम, यदि आपने कोई भी सेल किया हो, ट्रांसफर किया हो, बार्टर किया हो, एक्सचेंज किया हो, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल, फॉर ए कंसिडरेशन, फॉर ए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस करते टाइम, यदि आप कोई भी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज
या डिस्पोजल जो भी आप करते हो फॉर ए कंसिडरेशन, वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे फर्नीचर पड़ा है, क्या वो मेरा बिजनेस है? नहीं। तो यदि मैं अपने घर का फर्नीचर यदि डिस्पोज ऑफ करता हूं तो वो वाली बात यहां नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? आई एम डूइंग ए बिजनेस ऑफ चिन्मय ट्यूटोरियल्स। तो भैया चिन्मय ट्यूटोरियल्स अपना एक इंस्टीट्यूट यदि चला रहा है तो बिना फर्नीचर के थोड़ी चलाएगा। तो ये भी आपको पता है कि बहुत बार इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने के लिए आपको अपना पुराना फर्नीचर क्या करना होता है? डिस्पोज ऑफ करना होता है, और नया फर्नीचर आप खरीदते हो। यस और नो? तो आपने अपना क्या किया? पुराना फर्नीचर डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, मुझे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है? फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कहना चाह रहा हूं? इस पॉइंट का एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा कोई मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया या मोबाइल पुराना हो गया, बहुत मुझे मजा नहीं आ रहा, तो कोई गरीब इंसान था, दे दे बाबा, दे दे मोबाइल, दे दे बाबा, तो ले ले बाबा मोबाइल, ले ले बाबा। तो मैंने क्या किया? उसे कितना लिया? दुआएं ली। 1000-2000 में कौन सा मैं अमीर हो जाऊंगा, तो 1000-2000 में क्या दिमाग लगाना। तो मैंने क्या किया? उसको मोबाइल फ्री में दे दिया, तू यूज कर आराम से बिंदास। क्या 1000 रुपए में क्या रखा हुआ है? सप्लाई नहीं है। माना कि वो इंस्टीट्यूट का था मोबाइल, तो उस मोबाइल को मैंने डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन यदि फ्री में किया तो सप्लाई नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये तभी सप्लाई माने जाएंगे जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपके कोई रिलेटिव जो जयपुर के बाहर के बच्चे, उनके लिए बता रहा हूं, जो जयपुर के बाहर के बच्चे जयपुर में आते हैं, और फॉर एग्जांपल आपकी मामी, ताऊ, ताई, जो भी है, मामू, जो भी है, अपने अपने रिलेटिव का नाम ढूंढ लेना। आप उनके घर पे आए और वो पीजी चलाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा व्यवहार है। तो उन्होंने बोला बेटा तेरे से क्या लेंगे, तो चले आराम से, पर पास होना, लेकिन पढ़ाई करना, ऐसा नहीं फालतू हरकतें। क्योंकि बाहर के बच्चे कुछ फालतू हरकतों के लिए भी आ जाते, पढ़ते था ही नहीं, फिर वो घूमने और मस्ती में लग जाते, तो वो नहीं। तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपनी जो घर की बात है तो ठीक है, एक रूम तुम ले लो, तुमसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। क्या सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तब सप्लाई नहीं माना जाएगा, रेंट पे तो दिया है, लेकिन आपने कुछ भी कंसिडरेशन लिया ही नहीं, और जब कंसिडरेशन लिया ही नहीं, सप्लाई नहीं है। मीन सप्लाई तभी माना जाएगा सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, जब क्या इन्वॉल्व होगा? कंसिडरेशन होगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। और भी बहुत सारे पॉइंट है, 3 पॉइंट बाकी रह गए, लेकिन अपना टाइम हो गया, तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।